हेलो गाइस। मैं ब्रिजेश ब्रिजेश एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेके आया हूँ नया वीडियो, नई क्लास, नए क्वेश्चन। आज मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर, परियोजना, क्रॉप्स, उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आपको पता होगा इस एमपीपीएससी में कम से कम 30 से 40% रेशियो एमपीजीके का होता है। ये आपको बिल्कुल पता है और मैं अब दावे से बोल सकता हूँ कि यदि आपकी एमपीजीके सही नहीं है ना तो एमपीपीएससी निकालना बहुत आपको कठिन पड़ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको बिल्कुल एमपीजीके पूरी घूर के पी लेने हैं, घूर के बिल्कुल पी जाओ। मैं आपको बुंदेलखंडी भाषा में बताऊँ तो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली क्वेश्चन से। तो इसमें जो मैंने आपको बोला एमपीजीके में कृषि से, उद्योग से, एंड परियोजनाएं एंड क्रॉप्स, यहाँ से क्वेश्चन इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे और काफ़ी काफ़ी सेगमेंट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो इसका आंसर है ऑलरेडी नीचे टिक है और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाए। और वो डायरेक्ट रूप से आपको जो एम पी पी एस सी मेंस का जो पेपर होते हैं ना तो वहाँ से भी आपको उसमें कुछ ज़्यादा हेल्प मिलेगी 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन लिखने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसमें दिया गया है प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, बालू की अधिकता पाई जाती है, उपर्युक्त में सभी। तो उपर्युक्त में सभी इसका आंसर है गाइस। अच्छा एक और है, जहाँ तक 90% केसेस होते हैं कि जहाँ पर उपर्युक्त में सभी हो उसका आंसर वही रहता है। यदि वो किसी की विशेषताएं पूछ रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है उसका आंसर उपर्युक्त में सभी ही होगा। क्या दिया नीचे, जलोढ़ मिट्टी राज्य के उत्तर पश्चिम में 33 लाख एकड़ 7.57% पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं, ज्वार, चने तथा तिलहन के लिए सर्वाधिक युक्त मिट्टी कौन सी है। तो कौन सी है, गहरी काली मिट्टी। इसके बारे में दिया है, गेहूं, ज्वार, चने तथा तिलहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गहरी मिट्टी होती है। किसके लिए, गहरी गेहूं, ज्वार, चने तथा तिलहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गहरी काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी की परत है। तो वो किस प्रकार की है, जस्ट अ मिनट। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर। तो सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतम, उसका आंसर तो गाइस इसका बी है, छिछली काली मिट्टी है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतम भाग में छिछली काली मृदा पाई जाती है। यह है 7% भाग में सतपुड़ा, मेकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में निर्मित है। तो आप समझ सकते हो कि यदि उनने मतलब इस एरिया के बारे में आपसे मतलब पूछ लिया कि जो जो मिट्टी पाई जाती है ये किस एरिया में पाई जाती है, उनके आपको आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नाम लिखने पड़ेंगे। डायरेक्ट नाम लिखने पड़े, यदि आपने ऋषि का नाम दे दिया तो आपका आंसर 3 मार्कर का बिल्कुल परिपक्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो फास्फोरेट की कमी, इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत बहुत कम होता है, नाइट्रोजन की कमी है, उपर्युक्त में सभी। तो देखो गाइस इसका भी आंसर उपर्युक्त में सभी। विशेषताएं वाला क्वेश्चन जहां पर रहेगा वहां पर समझो कि आई थिंक जहां तक है उसका डी आंसर, मतलब ऑल सारे करेक्ट माने जाएंगे रहते हैं। तो उसमें से दिया है, मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। इनमें फास्फोरेट की कमी एवं सभी प्रकार की मिट्टी से बनती है। इसमें फास्फोरेट की कमी होती है एवं यह जब इसमें मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्रित का मतलब यह होता है कि सभी प्रकार की मिट्टियों से यह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं। तो देखते हैं क्या उपाय है। बहते जल की गति को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए, वन रोपण और तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। गाइस ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, बिल्कुल 100% मेंस में क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। तो बस आपको ही वहाँ लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोबारा इसको यहाँ पर रिपीट किया है, अपने इस क्वेश्चन पर चलते हैं। उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो उपजाऊ काली मिट्टी रीवा का पठार में नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए, मालवा का पठार, नर्मदा पठार में, सतपुड़ा विस्तार श्रृंखला में और रीवा का पठार में। तो रीवा के पठार में
उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश जिसमें मालवा का पठार, नर्मदा का पठार, सतपुड़ा श्रृंखला में, किंतु रीवा में लाल पीली मिट्टी, लेकिन मतलब रीवा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर जी काली वाली सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। काली मिट्टी वो आपको पता है कौन से पश्चिमी एरिया में पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाएगी, ये आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर तैयार हो गया। रीवा पठार में पाई जाएगी लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से काली मिट्टी के क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो किस मिट्टी का आपको जी बताना है। ये थोड़ी डीपली क्वेश्चन है, यदि यहाँ से MPPSC आपसे क्वेश्चन कर रही है तो समझो कि यदि आपको बारीकी से पता है मिट्टी सॉइल के बारे में, तभी आप इसका क्वेश्चन टिक कर पाएंगे सही। तो क्या रहेगा, तो इसका आंसर है, इन्हें बोला है कि निम्न में से काली मिट्टी के क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो इसका है साधारण गहरी काली मिट्टी। क्या दिया है एक्सप्लेनेशन। प्रदेश में काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र साधारण गहरी काली का है, जो कि 37% है। साधारण गहरी काली का है जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 37%। इसके बाद छिछली काली मिट्टी 7.1। इसके पश्चात पे कौन सी है, गहरी काली मिट्टी 3.7। गाइस यहाँ से आपके मेंस के क्वेश्चन काफ़ी बनने वाले हैं, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो दिया गया है ना, इससे भी आपके मेंस के क्वेश्चन काफ़ी बन जाएंगे। देखो MPPSC बहुत डिफरेंट है। MPPSC मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उन्हें सीधा बोल दिया कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताइए, ना कि आपको कोई डीप थिंकिंग नहीं करना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी भी क्लियर है उस टॉपिक की, तो यू कैन राइट द आंसर इजीली, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की जो बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप इसको, इस वीडियो को हमसे 2-3 बार देख लीजिए, जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं ना, एग्रीकल्चर में जो चीज़ें आती, क्रॉप्स वगैरह, और इसके बाद मिट्टी परियोजना, ये सारा यहाँ पर टॉपिक फिनिश होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की प्रगति उदासीन होती है। मिट्टी की प्रगति कैसी होती है, उदासीन होती है, कौन में होती है? इसका आंसर दिया गया है बी में होती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रगति जो होती है उदासीन होती है। इस मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7। इस मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जो कि उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, शुष्क मृदा नहीं मिलती है। लाल मृदा मिलती है, काली मिलती है, लेटराइट मिलती है, लेकिन शुष्क मृदा नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित तथा, अर्थात प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं पाई जाती, जो मतलब मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। 5वें नंबर पर मिश्रित मृदा पाई जाती है। तो काली, लाल पीली, जड़ों, लेटेराइट और मिश्रित। गाइस बेस आपके क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट दे देंगे वो मेंस में कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बस आपको नाम जो है ना बिल्कुल छापाना पाना पूरे पूरे आंसर, यही आप लिख के आ गए ना, तो यू कैन फिल द योर आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीली के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो पीला मतलब जो लाल पीली में जो पीला रंग है ना, वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये है फेरिक ऑक्साइड के लिए। ये थोड़ी हल्का सा डीपली है, तो उसको आप समझना है कि जो लाल पीली का जो पीला रंग होता है वो क्या के कारण होता है, वह होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल पीली मिट्टी में पीला रंग संभावना फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण तथा लाल रंग लोहे के ऑक्सीजन के कारण होता है। देखो गाइस, लाल पीली मिट्टी में पीला रंग क्या के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जल शोधन के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण होता है लाल पीला रंग, तथा लाल रंग स्पेशली अपन लाल पे जाएंगे ना, तो वो होता है लोहे की ऑक्सीकरण के कारण। तो इसमें जो क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सम्मिलित करना है। अदरक, गन्ना, मिर्च, सरसों, इसकी जो यहाँ पे स्टेट जिसके जिला के नाम दिए गए उसको आपको मैच करना है। तो उन्होंने देखो बोला, अदरक होता है छिंदवाड़ा में, गन्ना होता है नरसिंहपुर में, मिर्च होता है खरगोन में, मिर्च होती है खरगोन में, सरसों होता है कहाँ पर, मुरैना में होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। अदरक कहाँ पर होता है, छिंदवाड़ा में। गन्ना कहाँ पर होती है, नरसिंहपुर में। मिर्च कहाँ होती है, खरगोन में। और सरसों कहाँ पर होता है, सरसों होता है मुरैना में। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो जो आपको पता है ऑलरेडी मालवा का पठार है। गेहूं उत्पादन के लिए काली मृदा, कम वर्षा तथा निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब गेहूं उत्पादन के लिए किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है? गेहूं उत्पादन के लिए काली मृदा की कम वर्षा तथा निम्न तापमान की आवश्यकता होती है।
जो मालवा की पठार में उपलब्ध है, यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। तो बस यही विशेषता है जो आपको मेंस में भी लिख किया जाना है, अलग से कुछ नहीं है। मेंस अलग से नहीं है गाइस कि आप सोचो कि मेंस को मुझे कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसी मेंस में इंक्लूडेड है प्री और मेंस दोनों उसी टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1971-72। एक दो डेटें हर साल आती है एमपीपीएससी प्री में, एक दो डेटें में पूछ लेते हैं किसी न किसी भी में, तो आपको थोड़ी बहुत डेटे पे भी फोकस करना है। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? 1971-72। लघु विकास अभिकरण का उद्देश्य छोटे किसानों को व्यवसायिक बैंकों से कर्ज दिलाना है, कम दरों पर खाद व बीज उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1971-72 में हुई थी। जस्ट अ मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 भागों में। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पश्चिम में काली मृदा का प्रदेश, पश्चिम में काली मृदा का मालवा प्रदेश, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, मध्य में गेहूं का प्रदेश, और फिर आगे दिया गया चावल गेहूं प्रदेश, मतलब कि मध्य में कौन है? मध्य में गेहूं का प्रदेश, चावल गेहूं प्रदेश का प्रदेश है। मैं इसको थोड़ी रिपीट करना चाहूँगा अगेन फिर से। इन्हें क्वेश्चन पूछा है कि कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेश का विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अब नया एक्सप्रेशन इसमें दिया है, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पश्चिम में काली मृदा का मालवा प्रदेश, अब देखो उत्तर में कौन सा दिया है इनने? ज्वार गेहूं का प्रदेश, और मध्य में कौन है? गेहूं का प्रदेश, चावल गेहूं प्रदेश और चावल का प्रदेश, इस नाम से भी यहाँ पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, तो वह होती है डी, मतलब कि तीनों सही है इसका ऑप्शन। चंबल घाटी प्रदेश, बुंदेलखंडी प्रदेश, नर्मदा घाटी प्रदेश। देखते हैं इसकी व्याख्या की जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली चंबल परियोजना 1953-54 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत 3 बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बनाए गए थे, जहां सर्वाधिक सिंचाई नहरों का विकास हुआ है। सबसे ज्यादा नहरों और सिंचाई का विकास यहीं पर हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक पीएससी में आया है, पीवाई की हो गई, तो गेहूं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो गेहूं है। मध्य प्रदेश की सिंचित फसलों में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है, क्योंकि गेहूं मुख्य रूप से मालवा की पठार में होता है, जो कि सिंचित क्षेत्र है। केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना, ये भी एमपीपीएससी में आएगी, पीवाई की क्वेश्चन। गाइस आप समझ सकते हो पीवाई की क्वेश्चन, मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ कि पीवाई क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पीवाई की में रिपीट किया था, इसको रिवीजन किया था, वो आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाएगा। वो अदर स्टेट की भी रख देते हैं कोई, बट यहाँ पर तो एमपीजी की स्पेशल बात हो रही, तो एमपीजी के बारे में जो पीवाई क्यू बनेंगे वो मे भी की आ सकते हैं। तो नस इसमें दिया गया है कि जो मैंने बोला है ना, केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत किन किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है, मतलब कि 100% जो उसका दान होगा ना, मतलब जो भी उसमें सहयोग होगा वो केंद्र सरकार ही उसका करेगी, इसमें स्टेट का कोई भागीदारी नहीं होगी। तो कौन सी है? क्या ने बोला है? गेहूं, चावल, अरहर, इन तीनों के लिए केंद्र सरकार 100% पूरी पूरी क्या करेगी? हेल्प करेगी। गेहूं सूखे की स्थिति में निवारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा थ्रस्ट योजना चलाई जा रही है, जिसमें गेहूं, चावल, अरहर को पूर्णतः केंद्रीय सहायता दी गई है। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो यह की जा रही है विश्व बैंक के सहयोग से। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है थोड़ी सी। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। यह किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो यह की जा रही है विश्व बैंक की, मतलब वर्ल्ड बैंक की। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1997 से एकीकृत डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई? इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में बार बार आते हैं। एमपीपीएससी पे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, 2 3 डेटे तो डाल ही देते हैं आपको, तो आपको डेटों पर भी कमेंट बना के चलना है।
आपकी कोई ऐसी डेट जो डायरेक्ट है। देखो डेट में क्या होता है कि इसमें आपका कोई वो मतलब ना कि थिंकिंग में लगने वाली नहीं है, कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको तो डेट 2 4 50 ऐसी डेट है रट के रखना है, कहाँ से कौन सी आपको टकरा जाए। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है बी 1979। मत्स्य संरक्षण एवं मत्स्य पालन हेतु मध्य प्रदेश द्वारा 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अब कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अब कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? किसान किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग। मतलब कि इन्हें बोला है कि मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अब कहाँ, मतलब कि इसका सेकंड नाम आई थिंक क्या हो सकता है, तो विकास कल्याण और कृषि विभाग। मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण हेतु 2006 में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण और कृषि विभाग कर दिया गया था। वही मैंने बोला कि इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है 2006 के बाद। गेहूं एवं मक्का पर अनुसंधान के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? की जा रही है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में गेहूं एवं मक्का पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोलोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की सहायता से जबलपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि एवं अधोसंरचना विकास हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। गाइस मैं बस यहाँ पर आपको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिल सके, वो आपका जो टाइम है ना वो ज़्यादा कंज्यूमिंग ना हो, आपको ज़्यादा यहाँ से एमसीक्यू एंड द एक्सप्लेनेशन वो भी मिल सके। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में भाग रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको थोड़े बैकग्राउंड में भी आपको वी कैन गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो सॉरी फॉर डेट, मैं यहाँ बस जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई है? देखो फिर से बार बार डेट आ रही है, इसकी क्या दी गई है? 21 मार्च 1969। राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969 69। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969 को की गई है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुष्प फूल उत्पादक जिला है, तो कौन सा है? रतलाम। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुष्प उत्पादक जिला कौन सा है? रतलाम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुष्प उत्पादक जिला रतलाम है। मालवा की पठार में पुष्पों की खेती होती है एवं रतलाम सेब के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम सेब के लिए प्रसिद्ध है, और ये ध्यान देना यहाँ पर, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए प्रसिद्ध है, और पुष्प तो ने बोल ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध गेहूं की किस्म जिसे ईरान को निर्यात करने के लिए समझौता हुआ है, तो कौन सी? ये क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी उन्हें मतलब किसी वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय इन्हीं से अगर कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते हैं। क्वेश्चन मैंने दिया है, मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध गेहूं की किस्म जिसे ईरान को निर्यात करने के लिए समझौता हुआ है, तो कौन सी है? वो है लोकबन। मध्य प्रदेश की गेहूं की लोकबन प्रजाति का ईरान को निर्यात करने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के किन दो शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? तो जो कॉरिडोर बन रहा है ना, कौन सा विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर, तो उसमें किया जा रहा है कौन कौन से? इंदौर और भोपाल को। देश की सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के दो शहरों इंदौर भोपाल की मध्य विकसित किया जा रहा है। मतलब कि किन किन जो जिले उनके मध्य इसको विकसित किया जा रहा है, तो कौन कौन से इसमें बता दिए मैंने आपको, इंदौर और भोपाल। कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है गाइस रेशम की कीट पालन से। कल्प वृक्ष परियोजना रेशम की कीट पालन से संबंधित है। मध्य प्रदेश की विदिशा में इनोवेटिव परियोजना चलाई जा रही है। निम्न में मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? ये है डिंडोरी। मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी जिला है आता है, जबकि सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है। ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, मुरैना है। तो सबसे कम कौन सा है? डिंडोरी। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद और मुरैना। और मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया था कि सबसे सिंचित फसल कौन सी है, तो गेहूँ है, जो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इसमें व्याख्या बार दे दी है। मध्य प्रदेश में किस कृषि जूत का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? वो हरदा जिले में है, जिसकी जोत औसत कितनी है? 5.6 हेक्टेयर। जबकि सबसे कम औसत जोत कटनी का नीमच जिला है, जिसकी कितनी है? उसकी है 1.5 हेक्टेयर।
निम्नलिखित में से किस संस्थान पर कैबिनेट ने खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति दी है? तो वो है अमलाहा सीहोर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, किस संस्थान पर कैबिनेट के खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? इसमें बार-बार रिपीट इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको 2-3 बार माइंड में सुनने से वो चीज़ यही माइंड में बैठ जाए। आपको दोबारा वीडियो को ना देखना पड़े। अगर आप दोबारा वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बार आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, उतनी बार वो चीज़, वो फैक्ट, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल भी परमानेंट तरीके से बैठ जाएगा। तो ये तो किसी भी स्टडी के साथ हो सकता है। इसके लिए कि कोई भी अगर चीज़ आप कर रहे हो, यदि इसको मल्टीपल 2-4 दिन में एक बार उस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आई थिंक आपको फिर दिक्कत नहीं हो सकती इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट की ऑफ द स्टडी। तो अमलाहा सीहोर में कैबिनेट खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति है। यह इछुवाड़ तहसील में स्थित एक छोटा सा गांव है। भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो कौन सा है गाइस? 1976। भोपाल में 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुकूलतम जोत क्षेत्र। किसी परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम जोत क्षेत्र को अनुकूलतम जोत कहते हैं, अनुकूलतम जोत क्षेत्र कहते हैं। इसकी अतिरिक्त यह है उल्लेखनीय है कि 1 हेक्टेयर से छोटी जोत को सीमांत जोत, बल से लगा के फोड़ हेक्टेयर की जोत को लघु क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर जो जोत के यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं वो आपको देखना है, हेक्टेयर में कौन कौन से, बन से लगा के फोड़ तक कौन से है वो सीमांत की जोत, लघु कौन सी, बन से फोड़ से लगा के 10 तक हेक्टेयर की जोत, और मध्य में कौन कौन से जाएगी, वो जाएगी मध्य से जो, मतलब इससे ज़्यादा अधिक है, मतलब 10 हेक्टेयर तक। तो 3 प्रकार के, अब यहाँ से क्वेश्चन लगता है आपको MPPSC में से पूछ लेंगे वो वहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में जोत के प्रकार दिए गए हैं हेक्टेयर में, उसको आप उसके प्रकार बताइए। तो बस वही जो मैंने से क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू करके की गई थी? तो जी की गई थी 2 जुलाई 2011 को। मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि नीति 2011 को 2 जुलाई 2011 को मंजूरी दी है। इस नीति के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? वन आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन, स्वतः जैविक क्षेत्रों का संरक्षण तथा अधिसूचित करना, और जैविक कृषि हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज एंड फेरू पद्धति किससे संबंधित है? तो ये है गाइस, इसका आंसर है सी, सोयाबीन फसल को। किससे है? सोयाबीन फसल से। तो सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज फेरो पद्धति को प्रदेश की संपूर्ण सोयाबीन क्षेत्र में विस्तारित किया जा रहा है। मतलब कि अति वर्षा और अल्प वर्षा से इसको इससे नुकसान से बचाने के लिए, ज़्यादा वर्षा हो रही तो भी नुकसान, और कम ज़्यादा कम हो जाए तो भी नुकसान है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसी इस चीज़ का, मतलब कि उनने इस रिज एंड फेरो पद्धति का उपयोग चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती में 3 से 4 प्रकार की फसलें ली जाती हैं? तो ओवरलैपिंग खेती में, ओवरलैपिंग खेती में 3 से 4 प्रकार की फसलें ली जाती हैं एवं एक फसल के काटने के पूर्व ही दूसरी फसल खेती में बो दी जाती है। ओवरलैपिंग खेती का मुख्य उद्देश्य मृदा का अत्यधिक नमी का उपयोग कर फसल उत्पादन करना होता है। तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि ओवरलैपिंग खेती क्या है। तो जी क्या है, इसमें 3 से 4 प्रकार की फसलें यूज की जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को क्या किया जाता है, बो दिया जाता है, इसकी खेती कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में कोयला निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त होता है? तो ये होता है शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। देश के कुल भंडार का 35% कोयला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल में पाया जाता है। आप समझ सकते हो कितने परसेंट? 35%। रेडकूट एल्यूमीनियम कारखाने को बॉक्साइट भेजा जाता है। रेडकूट एल्यूमीनियम कारखाने, मतलब जो उत्तर प्रदेश में है, को बॉक्साइट के लिए भेजा जाता है। कहाँ पर है वो? अमरकंटक। अमरकंटक से निकाला गया बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रेडकूट के एल्यूमिनियम कारखाने को निर्यात किया जाता है। तो कहाँ से? अमरकंटक से जाता है, और कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश की रेडकूट कारखाने में, जो मिर्जापुर में स्थित है।
राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित की गई? तो ये की गई थी 1995 में। खनिज नीति से क्वेश्चन आया है, पीवाई की क्वेश्चन पहले एमपीपीएससी 2-3 बार बनाया है जी क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश खनिज नीति 1995 में घोषित हुई है। इस नीति में मुख्य खनिजों के अन्वेषण और दोहन के लिए अधिकतम तकनीकी खनिजों पर आधारित उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी तथा पर्यावरण संतुलन आदि विषयों को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलवागु संबंधित है। पिलवागु संबंधित है तो कैसे संबंधित है जी? तो ये है गाइस बी, ग्रेफाइट से संबंधित है। पिलवागु संबंधित है किससे? इस टाइप के एक दो एमपीपीएस के इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की काफी हैबिट टाइप की है। ये वो कुछ सब आपको शब्द दे देगा, फिर बोलेगा इससे क्या आशा है या किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन आते ही है कुछ, उसके मतलब एमपीपीएस का नेचर अलग ही टाइप का है। एक दो डेट पूछेगा वो, एक दो ऐसी शब्दावली दे देगा जो बिल्कुल एक दो वर्ड में रहेंगी, यह किससे संबंधित है। और परियोजना, यहाँ से तो क्वेश्चन बनती है हर साल। जस्ट मिनट गाइस, वेट। तो ने क्या बोला है, ग्रेफाइट को पुरातन रूप से पिलीबैंगू कहा जाता है। यह खनिज बैतूल जिले में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग बैटरी, पेंसिल तथा पेंट उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोहे भंडार किस युग की चट्टानों की तहों के रूप में मिलता है? तो ये मिलता है कैम्बियम युग की चट्टानों में। मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क के विशाल भंडार है। यहाँ प्रमुख लोहे अयस्क गेहूं, लोहे अयस्क भंडार के कैम्बियम युग की चट्टानों की तहों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, स्टीयोटाइड के लिए निम्न में कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ए। इसे टॉक व सॉप स्टोन भी कहा जाता है। इसे क्या जाता है? इसे टॉक व सॉप स्टोन भी कहा जाता है। आई थिंक इसके सेकंड नेम है। यह टॉक नामक खनिज की उत्तम किस्म है, इसलिए इसे टॉक स्टीटाइड सॉप स्टोन सील खड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह खनिज अधिकांशतः मैग्नीशिया, सिलिका और जल का सम्मिश्रण होता है। इसका उपयोग बर्तन, प्याले बनाने तथा खुदाई के कार्य के लिए मेजों मेजों के ऊपरी भाग, स्नान गृह, गेहूं के चूल्हे बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया, मैग्नीज आइस का निर्यात मैग्नीज आइस का निर्यात किन देशों को किया जाता है? तो इसका आंसर गाइस है, इसका आंसर वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, डी, उपर्युक्त में सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी तीनों को के लिए क्या किया जाता है? मैग्नीज आइस का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस का वही सीधा दिया गया, बट मैं फिर भी एक बार इसको पढ़ दूंगा क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे। मैग्नीज की अयस्क ब्रोनाइट और साइलोमेलिन है। मैग्नीज की अयस्क कौन कौन से हैं? ब्रोनाइट और साइलोमेलिन है। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन बालाघाट की भरवेली खदान से किया जाता है। तो बस जी आपको समझना है, क्वेश्चन पीवाई क्यू है, आया भी है क्वेश्चन जी। आपको पता है एमपी में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आप। तो बारहवीं की खदान में पाया जाता है। यह अयस्क अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी एवं रूस को निर्यात किया जाता है। गैलेना किसका अयस्क? ये क्वेश्चन भी आया, पीवाई की क्वेश्चन है, जो वाला गाइस की क्वेश्चन आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एमपीपीएससी प्री, 100 पॉइंट क्वेश्चन आया हो, आप इसको भी दो बार देख लीजिए, अदर एग्जाम में तो रिपीट क्वेश्चन हुआ है। गैलेना किसका अयस्क है? तो ये है सीसा का। गैलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है। यह मुलायम व भारी होता है, ये इसकी विशेषता है। यदि आपको वो 10 वर्ण में लिखना हो ना, एक दो वर्ड तो 10 शब्दों में लिखना पड़ता है, जो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए बस यही यही सब शब्दावली होती है। गैलेना उन्ना दे दिया है, किसका अयस्क है, कहाँ पाया जाता है, कौन सी इसमें से जिलों में पाया जाता है। तो बस 10-15 जो वर्ड में पूछा जाता है ना आंसर, वो आपका आंसर यहीं से लिंक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भारत में किसका सबसे बड़ा भंडार घर है? तो जी किसका है? ये है तांबा का। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा भंडार घर का कहा जाता है। मतलब है मध्य प्रदेश में लगभग 50% तांबा पाया जाता है, जो कहाँ पर? बलासखंड बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि 50% जो तांबा है वो एमपी में पाया जाता है। तो एमपी में सर्वाधिक कहाँ पर? बलासखंड की जो खान है ना, वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहाँ पर? बालाघाट में है। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो जी की गई है मुरैना में। ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा ऑयल मोल की चीजें अधिकतर आती है सरसों मरसों पर, तो मुरैना जाता है। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में है।
यह सरसों तेल एवं पशु आहार का उत्पादन होता है। यहाँ क्या का उत्पादन होता है? सरसों तेल एवं पशु आहार का उत्पादन होता है। यह संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत कृषि आधारित एक उपक्रम है। सही सम्मिलित करना है आपको, तो सही सम्मिलित करते हैं अपन। पहला जैसे इसका आंसर दे दिया, कौन सा है? ए है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का आंसर क्या रहेगा? 1 दिसंबर 1950। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, इसका आंसर रहेगा 1982। देखो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं गाइस। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है 1960। और विद्युत प्रदाय अधिनियम ये है 10 दिसंबर 1948। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है? वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जी नहीं है वर्गीकृत वन। कौन सा नहीं है? वर्गीकृत वन नहीं है। एक्सपेंशन में क्या दिया है? संरक्षित भी है, अवर्गीकृत भी है, और आरक्षित भी है। क्वेश्चन तो पीएमपीएससी में आया है, और जी यहाँ पर मेन से भी क्वेश्चन आया है। तो बस इसको गाइस आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो वीडियो है ना, ये वीडियो आप 2-3 बार देख लीजिए। यहाँ से आपकी जो एग्रीकल्चर का पूरा सेगमेंट है ना, वो तो यहाँ से क्लियर होने वाला है, लेकिन संगे संगे कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैथ्स में भी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका थोड़ी अभी रेशियो देख सकते हैं। इसका जो रेशियो दिया गया है, तो 3 प्रकार में डिवाइड किया गया, को क्या है इसका? तो वनों का जो शासकीय वर्गीकरण किया गया, उसमें संरक्षित वन कितने हैं? 32.84, 32.84%। तो आरक्षित में कितना दिया गया है? 65। सबसे ज़्यादा कौन सा है? आरक्षित है। तो सेकंड नंबर पे आएगा संरक्षित, और थर्ड पे है अवर्गीकृत। तो आरक्षित है 65.36, और अवर्गीकृत है 2% के समथिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा दिया गया है? 47, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? कितने परसेंट? तो जी है 22%, 22.8% क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू यानी जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो वो है, वो पता जी किस पे है? जी है विचलित मूल्यों पर, जो मार्केट प्राइस है उसके आधार पर है। तो कितना है? 22.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का उत्पादन योगदान 22.8% है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में औसत योगदान 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधियों क्रमशः 30 एवं 45.5% है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन की चट्टानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो गाइस, यहाँ से चट्टान की मतलब कि रॉक के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो इन्हें यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कैमूर उपक्रम की चट्टानों में चट्टानों के रूप में पन्ना जिले के पूर्वी भाग व केन नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट एवं कॉग्लोमरेट की चट्टानों में लक्षित पाए जाते हैं। कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर, पन्ना, दमोह, रीवा जिले में उपक्रम का विस्तार पाया जाता है। रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था को जिरी सेल के नाम से जाना जाता है। तो कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट एवं कोयले के निश्चित पाए जाते हैं। तो उसका आंसर ये डी वाला है, यही वाला जो असत्य नहीं, मतलब असत्य है, जो मतलब कि रॉन्ग है। कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट एवं कोयले की निश्चित पाई जाती है। कैसे मतलब कि पाई जाती है, जो इसका रॉन्ग दिया है इनने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके नेक्स्ट वन के दिया, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऊपरी ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में कैमूर क्रम का विस्तार केन नदी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें ग्रेनाइट कॉन्ग्लोमेरेट के निश्चित पाए जाते हैं। इसकी अतिरिक्त रीवा उपक्रम का विस्तार कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर जिले में पाया जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर को 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब बलुआ पत्थर की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। रीवा उपक्रम को निचली अवस्था को पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था को श्री सेल के नाम से जाना जाता है, जिसका श्री सेल को राजगढ़ के नाम से भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है गाइस? इसको जाना जाता है ए और बी दोनों, चंबल का उपाध्य प्रदेश और सरसों की हांडी। 2 नाम से, गेहूं की डलिया के नाम से नहीं, सिर्फ 2 नाम से, ए और बी। चंबल का उपाध्य प्रदेश और सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पठार को चंबल का उपाध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पठार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसमें दलहनी फसलों की सर्वाधिक खेती होती है।
जिसके कारण इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो से करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको फिर से लेके आऊँगा गाइस, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबा होने वाला है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना रहे, ना आपको ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम भी ना हो। गाइस इसमें से 50 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन जो मैंने 35 मिनट में किए हैं ना, इसके संग संग आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको व्याख्या बताई ना, व्याख्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेंस एज वेल एज प्री, दोनों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूची ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा है, वो है बी, गुना, शिवपुरी और शिवपुर। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। गाइस जो इसका वो दिया गया ना एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप कोई किताब पढ़ेंगे, जैसे जो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री में जो मेरे पास एक बुक है, यूथ की बुक है, तो उसमें से क्या है कि उसमें जो 14-15 हजार MCQ दिए गए हैं, तो 14-15 हजार MCQ उतने इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके नीचे उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है ना, व्याख्या दी, वो व्याख्या तो समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से तो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ऑफ द हिस्ट्री के, तो बस वही आपको देखना है कि जिस क्वेश्चन के पीछे यदि व्याख्या आपको मिल रही है ना, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो इसका अपन देखते हैं व्याख्या की गई, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें गुना, शिवपुरी, शिवपुर, ज्वार प्रदेश कहलाता है। जबकि पन्ना जबकि पन्ना, टीकमगढ़ व रीवा जिले में गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर कपास व गेहूं का क्षेत्र तथा छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी जिले में चावल का क्षेत्र होता है, और कपास ज्वार क्षेत्र के लिए अंतर्गत आता है, मतलब कपास ज्वार के लिए के अंतर्गत आता है। तो गाइस दिस इज द वीडियो फॉर यू। इस वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिवीजन करिए। रिवीजन से ही आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब कि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने वाले अच्छी तरह से। रिवीजन लाइक ऐसा कि यदि आपको 4 ऑप्शन में कहीं कुछ डिलेमा लग रहा है कि आंसर ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आपको जो रिवीजन है वो थोड़ी स्ट्रांग नहीं है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, और इसको जितना ज़्यादा हो सके अदर फ्रेंडों को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो गाइस बस मैं आपको आगे लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।